तक जो हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने एक्सट्रीमिज्म से शुरू किया। एक्सट्रीमिज्म के अंदर हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखी। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जिसके अंदर सारी फॉर्म्स है, टेररिज्म। टेररिज्म के अंदर लेफ्ट विंग, राइट विंग और टू टाइप्स ऑफ इंसर्जेंसीज, नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर, ये सब डिस्कस किया। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज क्राइम पे शिफ्ट हुए। ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म का जब लिंक देखा तो उधर से ही एक टॉपिक आया, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, हमने उसको डिस्कस किया। अब मनी लॉन्ड्रिंग जिस टूल से हो रही है, या फिर टेररिज्म के कौन कौन से टूल्स है, या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम में भी कुछ टूल्स है, उन सभी टूल्स पे एक टूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आईटी। और आईटी के अंदर जो है वो साइबर थ्रेट भी हमने डिस्कस कर लिया। कल जो हमने मेजर डिस्कस किया वो इनटेंजिबल कहीं ना कहीं इशू था, जो साइबर है एज ए सॉफ्टवेयर, बट कहीं ना कहीं उसमें टेंजिबल थिंग्स भी थी, बट मेजोरिटी जो है वो इनटेंजिबल था। आज हमें जो डिस्कस करना है वो टेंजिबल है, मतलब ऐसा थ्रेट जो टेंजिबल है, जो फिजिकल फॉर्म में है। ठीक है, वो है बॉर्डर एरियाज में। तो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया का बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस, बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। फाइन विद दिस, यहां तक बात समझ आई हो? तो ये रिकैप था कल का। ठीक है, तो अब देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, एक इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच है और इसकी मॉडर्न अप्रोच है। दो तरीके की अप्रोच से अगर बॉर्डर सिक्योरिटी को देखा जाए, ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि बॉर्डर जो है, जो हमें भी दिख रहे हैं, चाहे लैंड बॉर्डर है, ठीक है, मैरीटाइम है, ठीक है, इन बॉर्डर्स को गार्ड करो, इन बॉर्डर्स को सिक्योर करो। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो कह रही है कि लैंड, मैरीटाइम, उसके साथ साथ एयर स्पेस को भी जो है आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। जो खुली एयर है, जो हवा है, ऊपर जो एयर स्पेस है, उस एयर स्पेस को भी आपको जो है सिक्योर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सिक्योर योर बॉर्डर्स होलिस्टिकली। सो पहले अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बॉर्डर एरिया की अगर मैनेजमेंट देखा जाए तो उसमें लैंड बॉर्डर सबसे इंपॉर्टेंट था। फिर अगर हम देखें तो उसमें मैरीटाइम ऐड हुआ, लेकिन अभी जो मॉडर्न अप्रोच है वो सिर्फ लैंड और मैरीटाइम के अलावा साथ ही साथ एयर स्पेस की इंपॉर्टेंस भी कहता है। अब सवाल उठता है कि भैया ये एयर स्पेस की इंपॉर्टेंस जो है, जो एयर स्पेस मैनेजमेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें कैसे पता चली? क्योंकि जब तक कोई चीज, कोई हादसा ना हो जाए, तब तक हमें एयर स्पेस की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती। तो एक इंसिडेंट है 1995 का, ध्यान से सुनना, जस्ट एक लाइन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ज्यादा। 1995 का एक इंसिडेंट है, उसका नाम है पुरुलिया पुरुलिया इंसिडेंट। ठीक है, पुरुलिया इंसिडेंट इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। ठीक है, हुआ क्या था कि बहुत सारे आर्म्स जो है वो हवा से फेंके गए, बहुत सारे आर्म्स जो थे, वेपन्स, आर्म्स जो है वो हवा से जो है पुरुलिया गांव या पुरुलिया एरिया के अंदर, जो वेस्ट बंगाल का रीजन है जहां पे बहुत सारे गांव है, वहां पे वो आर्म्स जो है वो नीचे गिरे। आज तक ये मिस्ट्री है और इस पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट अटकलें लगाई जा रही है, थ्योरीज लगाई जा रही है। कोई कह रहा है कि ये गवर्नमेंट का एक ऑपरेशन था, कोई कह रहा है कि ये किसी जो है वो हमारे दुश्मन की जो है ये एक चाल थी। पता नहीं, आज तक नहीं पता चला। एक मिस्ट्री है कि ये पुरुलिया इंसिडेंट क्यों हुआ। इस पुरुलिया इंसिडेंट कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट है हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के अंदर, इसमें हमने एयर स्पेस को भी ऐड किया। तो हम थ्री टाइप्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखेंगे, नॉट ओनली लैंड एंड मैरीटाइम बट ऑल्सो एयर स्पेस बाउंड्रीज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आफ्टर द पुरुलिया इंसिडेंट 1995। ठीक है, डेथ नहीं हुई, बट ये आर्म्स कैसे आए, क्या आए, आज तक नहीं पता, एक मिस्ट्री है। ठीक है, बहुत सारी अटकलें लगी रही है, डेथ वेथ कुछ नहीं हुई, बट बहुत सारे आर्म्स जो थे, कुछ आर्म्स थे वो ऊपर से फेंके गए। अब वो थ्रेट के लिए थे, डर फैलाने के लिए, फियर के लिए, इस पे बहुत सारी अटकलें हैं। तो हमें उनमें नहीं जाना, बट जस्ट एक याद रखो, पुरुलिया इंसिडेंट, जस्ट एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो आंसर में हम यूज कर सकते हैं कि हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट, जब अगर मान लो कभी यूपीएससी क्वेश्चन बॉर्डर मैनेजमेंट पे एक जनरल क्वेश्चन पूछ ले कि इंडिया को जो है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो वहां पे आप ज्यादातर आंसर तो लैंड पे लिखोगे, फिर थोड़ा सा कम मेरीटाइम पे लिखोगे, बट एक छोटी सी डायमेंशन जो है वो एयर स्पेस पे भी आनी चाहिए। इसीलिए मैं ये बता रहा हूं। नहीं तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि यार आप लैंड मैनेजमेंट बताओ, लैंड बॉर्डर्स बताओ, मेरीटाइम बॉर्डर्स बताओ, इस साल मेरीटाइम सिक्योरिटी पे आया। ठीक है, वो डायरेक्ट पूछ लेगा। पर मान लो कभी किसी दिन 15 मार्क्स में होलिस्टिक पूछ लिया बॉर्डर सिक्योरिटी, तो हम लोग क्या करेंगे उस समय? डायमेंशन जो भूलेंगे वो भूलेंगे एयर स्पेस वाली। हम लैंड और मेरीटाइम पे पूरा आंसर लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप 10 से 15 या कम से कम 10 लाइन का आंसर जो है वो एयर स्पेस मैनेजमेंट पे भी लिखें, इसीलिए मैंने ये बात यहां पे बताई है। फाइन विद दिस, क्लियर है यहां तक? क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं जो आज का हमारा मुद्दा है। सबसे पहले हम लैंड बॉर्डर की बात करेंगे कि लैंड बॉर्डर में क्या इशू है, और लैंड बॉर्डर को हम समझेंगे। एक बार अगर लैंड बॉर्डर को देखा जाए तो यहां से देखिए आप, एक बार ये येलो लाइन सबको दिख रही है? येलो थोड़ी और मोटी कर देते हैं, चलो, ये दिख रही है? ये है इंडिया का लैंड बॉर्डर। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अब बना रहा हूं मैरीटाइम बॉर्डर, ध्यान से देखना उसको।
क्लियर है ये बात समझ आ रही है? अब देखो, अगर लैंड बॉर्डर को ध्यान से समझा जाए तो हमें खतरा किन किन कंट्री से, और जो लैंड बॉर्डर है वहां पे हमें कौन कौन सी कंट्री के साथ जो है रिलेशंस को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, जिससे हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो। मैंने आपको पहले भी बताया सिलेबस डिस्कशन के टाइम, एक बार और बता देता हूं कि बॉर्डर मैनेजमेंट जो टॉपिक है, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है इसका बेस कहां पे है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसका बेस है बाइलेटरल रिलेशंस में। ठीक है, जो आप पढ़ोगे GS2 के अंदर, IR के अंदर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बेस है। थोड़ा सा हम IR वाला पार्ट को भी टच करेंगे हल्का फुल्का, और थोड़ा सा जो हमारा मेन है बॉर्डर मैनेजमेंट उसको करेंगे बात। ठीक है, बाकी आपका थोड़ा बहुत अगर बायलैटरल वाले जो इश्यूज है और है वो IR में कवर हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइन विद दिस? क्लियर? इंडिया एंड इट्स नेबर जब हम टॉपिक करेंगे IR के अंदर तो उसमें ये चीज कवर हो जाएगी। सेम वही है और कुछ भी नहीं है, सेम ही है। ठीक है, बट हमारा मेन फोकस होगा बॉर्डर मैनेजमेंट पे। दूसरी बात जो आपको समझनी है, अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखो AI ने भी ये कहा है, एक AI से पिक्चर बनवाई है, उसने पाकिस्तान को भी इंडिया दिखाया। वाह, ये फ्यूचर बता रहा है, ध्यान से समझो। ये बात समझ आ रही है? चलो ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी के लिए हम इसको पाकिस्तान समझते हैं। ठीक है, एक तो है पाकिस्तान सबसे पहले हमारे लिए बॉर्डर मैनेजमेंट में। सेकंड यहाँ पे अफगानिस्तान है। ठीक है, बट ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ से कोई हमें जो है रिलेशन जो है वो, मतलब हमें बॉर्डर मैनेजमेंट में यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई खतरा है अफगानिस्तान, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चाइना को भी इंडिया हमने समझ लिया, हम बहुत आगे का AI फ्यूचर है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये है चाइना। ठीक है, चाइना के बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे भूटान। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे म्यांमार, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश। क्लियर? सो 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज, 6 कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट। लैंड बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, ये बात समझ आ रही है? ये 6 कंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अस, फॉर द लैंड बॉर्डर्स, अगर समझे तो। अब देखो, क्वेश्चन कभी भी आए, कभी कभी क्या है, पूरा पूरा क्वेश्चन होलिस्टिकली सारे बॉर्डर पे, मतलब पूरे लैंड बॉर्डर पे पूछ लेता है। तो हमें क्या है कि ब्रीफली सभी बॉर्डर्स के डायग्राम, सभी बॉर्डर्स पे हमारे इश्यूज, ये पता होने चाहिए टिप्स के ऊपर। ठीक है, यूपीएससी का फेवरेट अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा फेवरेट है म्यांमार। यूपीएससी का फेवरेट है म्यांमार। ये म्यांमार वाला जो बॉर्डर है यूपीएससी का फेवरेट है, ज्यादातर जो पीवाईक्यूज है वो म्यांमार पे है। फिर थोड़ा बहुत तो देखो पाकिस्तान पे भी क्वेश्चन है, चाइना पे भी है। ठीक है, इन सब पे भी है, बांग्लादेश, जो भी XYZ, बट जो यूपीएससी का फेवरेट है वो म्यांमार में। अगर कभी सेपरेट क्वेश्चन पूछेगा तो म्यांमार पे पूरा पूरा सेपरेट क्वेश्चन पूछने के उसके, मतलब वो पूछ सकता है, वो पूछता भी है। ठीक है, उसके अलावा हमें होलिस्टिकली हर बॉर्डर का डायग्राम पता होना चाहिए। जिस बच्चे को ज्योग्राफी पता है और जिस बच्चे को ज्योग्राफिकली मैप निकालना आता है, पाकिस्तान का, चाइना का, नेपाल का, भूटान का, म्यांमार का, बांग्लादेश का, तो इस वाले टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा है इनोवेशन। अब यहाँ पे सवाल उठता है कौन कितना इनोवेशन करता है, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए आज मैं थोड़े सुंदर सुंदर मैप बनाऊंगा अपने ज्योग्राफी ऑनर्स का, जो भी सीखी है बात। ठीक है, वो मैं आज कोशिश करूंगा थोड़े से मैप बनाने की, जिसे तुम एज इट इज यूज कर सको। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आज बॉर्डर मैनेजमेंट के सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करूंगा, सारे चैलेंजेस ये डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा हम अच्छे से जो है बॉर्डर बनाए। और अगर मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप मेरे साथ बॉर्डर जो भी है वो बनाए कच्चा पक्का, एटलीस्ट आपको याद हो जाएंगे कि बॉर्डर में हमें क्या क्या चीजें दिखानी है। फाइन विद दिस? क्लियर? चलो अब आते हैं इंडिया एक्सटेंसिव बॉर्डर नेटवर्क। सबसे पहले इंडिया का लैंड बॉर्डर है 15,000 किलोमीटर अराउंड। ठीक है, इंडिया शेयर अप्रोक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर ऑफ लैंड बाउंड्रीज विद 6 नेबरिंग कंट्रीज। हमने 6 नेबरिंग कंट्रीज डिस्कस ऑलरेडी की। उसके बाद 6 नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया का बॉर्डर नेटवर्क है। फिर 4096 किलोमीटर की एक लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, नॉट चाइना। ये याद रखना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा पता नहीं क्यों चाइना समझते हैं, क्योंकि ऊपर से लगता है तो चाइना है, बट नहीं है। प्लीज इस दिमाग को रखो, बांग्लादेश के साथ हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। फाइन विद दिस? क्लियर? ये यहां तक सबको समझ आई बात? जो हमने डिस्कशन किया वो सब याद है? क्लियर? कितना किलोमीटर, एक बार सब फटाफट चैट बॉक्स में सारे लिखो, कितने हजार किलोमीटर का टोटल लैंड बॉर्डर है इंडिया का? कितना हजार लैंड बॉर्डर जो है, एक बार याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार लिखो, कितने हजार? 15K। अब देखो 15,000। ठीक है, 15,000 किलोमीटर का टोटल बाउंड्री इंडिया शेयर, ये याद रखना। क्लियर? और 6 कंट्रीज को याद रखना है। फाइन विद दिस? अब आगे बढ़ते हैं एक एक बाउंड्री। सबसे पहले हम हमारे फेवरेट फ्रेंड की बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फ्रेंड तो कोई हाल में नहीं है। ठीक है, अभी मुझ पे टमाटर वमाटर फेंकने लग जाओगे तुम लोग। ठीक है, बट एक दिन हमारा जो है वो
क्या नाम, हम पाकिस्तान पे कब्जा करें, जैसे एआई ने कहा है, ठीक है। तो फ्रेंड तो नहीं है, और अब तो बिल्कुल नहीं है जो ये लास्ट उसने हरकतें की है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक मैप बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद बात करते हैं क्या करना है। मैप को देखो ध्यान से, आप लोग भी साथ साथ बना सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा भी मन करे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बना ही रहा हूं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, ऐसे ही तुम्हारे हाथ वाथ घिस जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना अपने हाथ घिसे, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से इधर, ये है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। सबसे पहले ज्योग्राफी समझो, सबसे पहले ज्योग्राफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी को समझना। मैं जस्ट आपको एक ज्योग्राफी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये बॉर्डर कितना डाइवर्स है, इसलिए यहाँ पे अप्रोच भी काफी डाइवर्स होगी। आप ज्योग्राफी को समझो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान यहाँ पे है, ठीक है, ये पाक है, पूरा पाक है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इस ज्योग्राफी की बात करूं, तो यहाँ पे कौन सी ज्योग्राफी है, मार्शी लैंड, यस और नो, यहाँ पे है मार्शी लैंड, ये बात समझ आ रही है सबको, ये मार्शी लैंड है बिकॉज सर क्रीक, सर क्रीक, ठीक है, ये एरिया है, क्रीक वाला एरिया है, सो मार्शी लैंड। उसके बाद ये वाली जो ज्योग्राफी है वो है डेजर्ट, ठीक है, हॉट डेजर्ट, यस और नो। उसके बाद अगर मैं यहां की बात करूं, तो यहां पे होगा स्नो क्लेड माउंटेन्स, बात समझ आ रही है, पूरा स्नो क्लेड माउंटेन्स, ठीक है। सो कितनी डाइवर्स, आपको पाकिस्तान के साथ अगर बॉर्डर मैनेजमेंट करना है पाकिस्तान के साथ, तो ओनली एक जैसी ज्योग्राफी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना, ज्योग्राफी काफी डाइवर्स है। आपको मार्शी लैंड, अब मार्शी लैंड के लिए अलग ट्रेनिंग होती है, बात समझ आ रही है, मार्शी लैंड के लिए अलग ट्रेनिंग होगी, डेजर्ट में रहने के लिए अलग ट्रेनिंग चाहिए, और माउंटेन्स और स्नो, वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रहने के लिए एक अलग ट्रेनिंग चाहिए। तो आप समझ रहे हो ये बात, कितना डाइवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशन है, और कितनी ज्योग्राफिकल कंडीशन जो डाइवर्स है, उसके कारण आपकी जो अप्रोच है वो भी काफी डाइवर्स और मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है, ठीक है, ये क्लियर है। अब हमारे लिए मुद्दे कौन कौन से हैं, ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, इन सब एरियाज को, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं इस पे डायग्राम बना रहा हूं, इशू क्या है, ठीक है। 3 टाइप ऑफ लाइंस है, देखो ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना वैसे, बट फिर भी बता देता हूं। एक तो है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ जो ये आपको दिख रही है, जो आपको ये इंटरनेशनल बाउंड्री दिख रही है, ये रेड क्लिफ है, ठीक है। तो मैं इसको अभी शो नहीं कर रहा, जस्ट कुछ ऐसा नहीं, ये जो आपको दिख रही है ये रेड क्लिफ है, ठीक है, पहली चीज ये याद रखो। उसके बाद है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया अगर मैं बात करूं, वो आपका लगभग ये वाला एरिया ऐसे जाएगी लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर मैं बनाऊं तो ऐसे, ठीक है, मतलब जो डिस्प्यूटेड रीजन है, ये पीओके वाला रीजन है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, सो ये आपकी हो गई एलओसी, ठीक है। उसके बाद है एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन इन नॉर्थ, ये लाइन यहां पे है सियाचिन ग्लेशियर में, यहां पे आपका है सियाचिन ग्लेशियर, ये जो डॉट दिख रही है, ठीक है, यहां पे है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और इस सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट टेरेन है, और उसके कारण जो है एक एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन जो है वो डिमार्केट की हुई है, ये 110 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे सिर्फ सियाचिन वाले एरिया के अंदर एक लाइन है आपकी AGPL, बस ये याद रखो, फाइन विद दिस, ठीक है। सो एलओसी आपको समझ आ गई है, एजीपीएल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, और आपको जो रेड क्लिफ लाइन है वो भी समझ आ गई, ये 3 लाइन है, बस हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक डायग्राम है जो हमें याद रखना है, यहां पे है आपका काशगर, यहां पे एक एरिया है काशगर, ठीक है। और यहां पे एक एरिया है आपका, अगर तुम लोग न्यूज़पेपर रोज फॉलो करते हो तो कभी ना कभी तो ये नाम सुने होंगे, ग्वादर, ये नाम सुने क्या, काशगर एंड गवादर, सुने, ठीक है। यहां से एक जो है वो रोड प्रोजेक्ट, इसको कनेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बन रहा है, और ये पूरा रेड क्लिफ लाइन जो है उसके साइड में बन रहा है। और इस कॉरिडोर के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, तुम कहो तो यहीं पे बात कर ले, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना, ये क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बात समझ आ रही है। ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ की है फ्रॉम काशगर टू ग्वादर,
फाइन विद दिस? थोड़ा सुंदर बना देते हैं ताकि मैं इसको बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा, आपको एज इट इज पीपीटी दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। ये समझ आ रहा है बात? ठीक है, क्लियर है ये? तो एक हमें ये याद रखना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक ये है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा रीजन्स के बारे में बता देता हूं यहाँ पे हल्का सा। आप लोगों ने ये रीजन तो चलो पीओके है, सबको पता है, ठीक है। और पीओके के अंदर ही एक रीजन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ मैं बता रहा हूं एक बार, सीपीसी भी समझा रहा हूं। पीओके में एक रीजन है, आप लोगों ने ये भी सुना होगा, इसका नाम भी सुना होगा, ये आपका है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। न्यूज़पेपर में आता है गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, ठीक है। ये आपका पीओके के अंदर है, क्लियर? ये याद रखना बात। उसके अलावा एक इंदिरा कोल है, वो तो आपको पता ही है, इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये इंदिरा कोल है, ठीक है। उसके अलावा ये सियाचिन मैंने पहले ही बना दिया है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये सब एरिया है, प्लीज इतनों को आपको याद रखना है बस। आपको बॉर्डर के अंदर जो है इतना डायग्राम बनाना है, इससे ज्यादा बनाओगे तो तुम्हारा बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, बात समझ आ रही है? मतलब वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं आई डोंट वांट कि कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट हो, इतना हो कि जो एक एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ यार बच्चे को बॉर्डर एरिया के बारे में पता है। उसके अलावा तुम कभी शो करना चाहो तो ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे 2-3 जो है लोकेशंस बना सकते हो, जैसे बारामूला, पूंछ, ये सब जो जम्मू कश्मीर वाले जो रीजन है, जम्मू वाले जो हमने जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी बात की थी, उसके अंदर ये वाला जो रीजन जो जम्मू की बात की थी, उसके अंदर 1-2 पॉइंट बना सकते हो कि ये वाले रीजन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पोखरन, बारामूला, ठीक है, आपके जो भी है ये जो टूरिज्म वाले एरिया है, ठीक है, जो ये भी पहलगाम वाला अटैक हुआ, ठीक है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारा कुछ भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। इतना सा बस डायग्राम आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई भी डायग्राम याद नहीं रखना। फाइन विद दिस? ये समझ आया? अब मैं थोड़ा सा इस डायग्राम में चीजें 1-2 और लिख देता हूँ वापस। यहाँ पे है डेजर्ट, ठीक है, हॉट डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्शी लैंड। ज्योग्राफी हमेशा बॉर्डर एरिया में आपको पता होनी चाहिए, वो नहीं पता तब तक आपकी ज्योग्राफी, मतलब आपका बॉर्डर एरिया का इनकम्प्लीट है। उसके अलावा ये वाला एरिया माउंटेन्स, ठीक है, स्नो क्लेड माउंटेन्स समझ लो। तो ये 3 तरीके की फिजियोग्राफिक डिवीजन कह सकते हो या फिर ज्योग्राफिकल डिवीजन कह सकते हो, काइंड ऑफ, और ये हमें समझना है, क्लियर? अब काशगर और ग्वादर ये पाकिस्तान और चाइना के बीच का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अर्पित, कुछ नहीं है अलग, ठीक है। मतलब यहाँ पे चाइना से और ग्वादर, ठीक है, नीचे पोर्ट को जो मिला दिया है, काशगर ऊपर एरिया है और नीचे ग्वादर है, इन दोनों को कनेक्ट करके यहाँ से चाइना जो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो भेजेगा। और चाइना को मान लो अगर कोई, क्योंकि ग्वादर क्या है, यहाँ पे मेरीटाइम एक्सेस है, बात समझ आ रही है? तो चाइना को यहाँ से मेरीटाइम एक्सेस भी मिल जाएगा, क्योंकि चाइना जो है वो एक इधर वाला एरिया जो है आपका, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो मेरीटाइम है, बट वेस्टर्न पार्ट जो है वो लैंडलॉक्ड है कहीं ना कहीं, तो उसको ईस्टर्न साइड में जो है वो चाहिए, तो ग्वादर पोर्ट का जो है उसको एक्सेस मिल जाएगा। इसलिए ये काशगर से ग्वादर एक इकोनॉमिक ऑपरेशन, एक कॉरिडोर बनाया है, बट ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, ये याद रखना बात, ये कॉरिडोर, ठीक है। क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो गया कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली, चाइना का इन्फ्लुएंस, बिकॉज यहाँ पे एक्सेस मिल गया चाइना को। तो चाइना अब एक तरीके से देखे तो चाइना यहां से लेके पूरा अरुणाचल प्रदेश तक उसका इन्फ्लुएंस है, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, बात समझ आ रही है? इसलिए कभी जंग एक बार होती है तो हम कहते हैं कि हम जंग एक कंट्री के साथ नहीं कर रहे, हम जंग 2 कंट्री के साथ कर रहे हैं, ये बात समझ आ रही है? फाइन विद दिस? ये याद रखना। तो चाइना वाले आंसर के अंदर भी तुम काशगर से ग्वादर जो है वो बना सकते हो कि कैसे यहां से लेके इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है चाइना का वहां तक, क्लियर? फाइन विद दिस? यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, अब थोड़े से इश्यूज देख लेते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे कि क्या इश्यूज है, ठीक है, जस्ट कुछ इश्यूज। बाकी देखो आपको कहानी सब पता है, तो उन कहानी पे फालतू टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ पे कहानियां सुनाऊं कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्मगलिंग, इस एरिया से, इस पूरे बॉर्डर एरिया से स्मगलिंग वाला इशू जो है बहुत ज्यादा है। स्मगलिंग किन किन चीजों की हो रही है? एक तो हीरोइन, मैं बार बार बोलता हूँ, नार्को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स नियर टू कौन से एरिया है, यहाँ पे क्या है बताओ फटाफट? गोल्डन क्रेसेंट, ठीक है, इट्स नियर टू गोल्डन क्रेसेंट, ये याद रखना। तो गोल्डन क्रेसेंट के अगर पास में है तो उसके कारण हमारे लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस है, ये याद रखना, ठीक है। सो नार्को एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, स्मगलिंग, हीरोइन। उसके बाद सेफ्रॉन, तो आपको पता ही है सेफ्रॉन कल्टीवेशन यहाँ पे होती है कश्मीर में, आप लोगों ने सुना होगा। सो सेफ्रॉन का भी स्मगलिंग होती है, टेक्सटाइल तो होती ही है, और साथ साथ मरकरी, मरकरी जो होती है उसका भी यहाँ पे स्मगलिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हवाला, हवाला एंड आईएफसीएन, तो आईएफसीएन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, जो मोस्टली इंडियन फेक करेंसी नोट्स है वो सब पाकिस्तान से आते हैं, ठीक है। तो आईएफसीएन एक बहुत बड़ा इशू है। साथ साथ हवाला ट्रांजेक्शन, यहाँ पे नॉट ओनली ये एक बॉर्डर मैनेजमेंट, ये बॉर्डर एरिया के जो इशू है वो तो है ही, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू भी यहाँ से, हवाला ट्रांजेक्शन जो है
वो भी होते हैं। और हवाला के लिए आपको पता है पैसे तो इधर से उधर तो होते ही हैं कहीं ना कहीं। तो हवाला ट्रांजेक्शन, और इंडिया में हब बताता हूँ हवाला ट्रांजेक्शन का, जो पाकिस्तान से पैसे आते हैं हवाला में या यहाँ से वहां जाते हैं, उसका हब बताता हूँ यहाँ पे। पंजाब में जगह किसी ने सुनी होगी, अभी हमने पंजाब में वो केस स्टडी सुनी है उसकी, लुधियाना, ठीक है। सो लुधियाना से काफी ज्यादा हवाला ट्रांजेक्शन होते हैं, ये हब है, ये एरिया हब है, क्लियर। तो ये केस स्टडी भी याद रख सकते हो। उसके अलावा इलीगल फिशिंग, तो इलीगल फिशिंग कहां पे है, यहाँ पे, ये जो मार्शी लैंड वाला एरिया है, यहाँ पे इशू है सर क्रीक वाले में इलीगल फिशिंग का, ठीक है। तो हमें ऊपर से लेके नीचे तक गुजरात इज अ हब ऑफ हवाला, ठीक है। हो सकता है गुजरात हब हो हवाला का, बट मेरा कहने का मतलब है कि जो इंडिया पाकिस्तान में हवाला जो ट्रांजेक्शन है, उसमें एक इंपॉर्टेंट जो जंक्शन है वो लुधियाना है, इंडिया पाकिस्तान की अगर मैं रेफरेंस में बात करूं तो, ठीक है। तो लुधियाना से काफी ज्यादा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से लुधियाना में काफी ज्यादा हवाला ट्रांजेक्शन होते हैं, क्लियर, फाइन विद दिस। तो सर क्रीक का इशू है, इलीगल फिशिंग है। उसके अलावा टेररिज्म तो यहाँ पे है ही, इस पे तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज टेररिज्म हमने ऑलरेडी यहाँ पे जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी में सब डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन से टेरर ग्रुप्स है, लश्कर ए तैयबा, और जो भी अभी कौन सा फ्रंट है, फ्रंट का नाम बताओ एक बार, देखते कितना याद है, कौन सा फ्रंट है, रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, यस, ठीक है। तो टीआरएफ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसके अलावा लश्कर ए तैयबा, ये तो ट्रेडिशनल है ही, आईएसएस टू कट इंडिया इनटू 1000 पीसेस, ये इनका शुरू से ही जो है वो एक सपना रहा है, और जो सपना सपना ही रहेगा। उसके बाद है रिवर डिस्प्यूट, तो आपको रिवर डिस्प्यूट भी पता है, जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो है इंडस वाटर, तो काफी बार न्यूज में भी रहता है। सो इंडस वाटर ट्रीटी आप जीएस2 में पढ़ेंगे, उसमें आप सब समझेंगे किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या है। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट है कि हाँ एक डिस्प्यूट है, एक ऐसा डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है इंडस वाटर से रिलेटेड, क्लियर। उसके अलावा इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन एक इशू है, आज ही शायद न्यूज़पेपर के अंदर पाकिस्तान इनफिल्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ है कि हमने डिपोर्ट किया है या ऐसा करके न्यूज़पेपर में आते रहते हैं इस तरीके से, पाकिस्तान से कभी कोई यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से वहां। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि ये इनफिल्ट्रेशन वाला इशू भी है, बिकॉज पाकिस्तान में क्या है, प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज लाइक हिंदू, सो प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज हिंदूज, तो वो भी एक इनफिल्ट्रेशन है। और उसके अलावा भी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन है, बिकॉज पाकिस्तान में काफी ज्यादा पॉवर्टी इनइक्वालिटी है, जिसके कारण उनको लगता है कि इंडिया इज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर दी लाइवलीहुड। सो इन्फिल्ट्रेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है, क्लियर है। ये इतनी सी बातें, ये 8-9 पॉइंट और ये एक डायग्राम अगर तुमने बना दिया, तो तुम्हारा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर चैलेंजेस तो समझ आ गए। इसके जो जो सॉल्यूशन है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, बट मेन जो है तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो कंप्लीट हो गई है। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा जाना है ना, इससे ज्यादा दिमाग लगाना है। फाइन विद दिस, नहीं तो मैं यहाँ पे पोथियां खोल दूं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, वो सारी वॉर्स, वो सब कुछ, वो नहीं है, वो वॉर्स और ये सब बायलेटरल रिलेशन में, वो बायलेटरल रिलेशन का पार्ट है। बात समझ आ रही है। हमारे लिए बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड ये इशू है, इन चीजों को दिमाग में रखना है, क्लियर विद दिस। सबको अगर पाकिस्तान इंडिया समझ आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंट्री के साथ, चाइना, इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना के लिए एक डायग्राम बना देते हैं अलग सा, सुनो ध्यान से भाई, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये, ठीक है। सबको दिख रहा है, थोड़ा डार्क करूं इसको या इतना ठीक है, समझ आ रहा है। इंडिया चाइना, अब देखो इंडिया चाइना को बॉर्डर के अंदर 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन चलता है वो ये चलता है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे काली रिवर है तब तक है वो, ठीक है। उसके बाद ये है आपका मिडिल सेक्टर, ठीक है। और ये है यहाँ डोकलाम और वो वाला इशू है जो भूटान के आसपास, इधर से आपका हो जाएगा ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। ये 3 सेक्टर्स में हम समझ सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से ये काशगर से ग्वादर वाला जो है इशू को लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक इशू है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला तो फ्रंट है ही, ये फ्रंट तो है ही, ठीक है। इस तरीके से एरो बनाओगे थोड़ा सुंदर लगेगा डायग्राम। उसके अलावा ये फ्रंट तो है, ये तो एग्जिस्टिंग जो दिख रहा है मैनिफेस्ट, और जो लेटेंट है वो ये है, फ्रॉम काशगर टू ग्वादर, क्लियर, CPEC, ठीक है। इतना दिमाग में रखो। ये है पूरा चाइना और इंडिया के बॉर्डर इशू को समझने के लिए डायग्राम। अब ध्यान से डायग्राम को समझना। सबसे पहले हमारे बीच में जो इशू है वो है ये वाला रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें दिमाग में रखना है। कोई बताएगा क्या नाम है इसका, एनीवन? ठीक है, ये पीओ के रीजन से है तो मान लो थोड़ा सा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ये कौन सा रीजन है? अक्साई चीन। ठीक है, चलो ये तो हो गया अक्साई चीन। ठीक है, ये अक्साई चीन वाला एरिया हो गया। ठीक है, अक्साई चीन की कहानी अगर आपको पता हो तो पहले ये पाकिस्तान के हाथ में था एरिया। 1963 में जो है पाकिस्तान ने चाइना को जो है ये एरिया दे दिया अक्साई चीन वाला। पहले पाकिस्तान के पास था ये अक्साई चीन और बाद में पाकिस्तान ने चाइना को जो है अक्साई चीन दे दिया। 1963 में अक्साई चीन की ये कहानी है, 1963। बस इतना ही ध्यान रखना, उससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी रिसेंट जो क्लैश हुए हैं, बताओ कौन से क्लैश में, किस क्लैश की बात कर रहा हूँ? वो भी इस जगह पे हुए हैं, अक्साई चीन के पास, गलवान वैली। गलवान वैली ये भी इंडिया चाइना के बीच में एक इशू वाला रीजन है, ये हमेशा याद रखना। ये लेह लद्दाख के अंदर एरिया है, मतलब लेह के अंदर है, और लेह के अंदर एंट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब चाइना अगर एंटर करेगा, चाइना को अगर एंटर करना है तो उसके लिए ये गेटवे है आपका गलवान वैली, याद रखना। बात समझ आ रही है? इट्स गेटवे टू ले, ले के लिए ये गेटवे है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेटवे, ताकि तुम लोगों को बाद में याद रहे। ठीक है, अब एक टेक्निकल टर्म है वैसे तो, चुशुल, चुशुल अप्रोच होती है एक। ठीक है, चुशुल अप्रोच कुछ नहीं है, चुशुल अप्रोच चाइना की है कि जो ये गलवान वैली के अंदर उसकी एंट्री है, ठीक है, एंट्री करने का जो मैकेनिज्म है उसको चुशुल अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा, इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चुशुल, अगर तुम्हें ठीक है थोड़ा चाहिए कि हाँ भाई बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करो, ऐसे मजे नहीं आएंगे, हम लगन ना चाहिए कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चुशुल अप्रोच करके एक अप्रोच है, वो रिलेटेड है गलवान वैली से रिलेटेड। फाइन विद दिस? क्लियर? ये इतना याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपको मेन इंपॉर्टेंट एरिया तो ये पता ही है, एलएसी। एलएसी इंडिया चाइना के बीच में जो है वो बाउंड्री है, ऑफिशियल बाउंड्री एलएसी। ठीक है, उधर एलओसी है, इधर एलएसी है। ठीक है, इतना दिमाग में रखना है। उसके अलावा जो यहाँ पे इशू है वो है इस एरिया में, ये वाटर बॉडी बना रहा हूं मैं, एक लेक बना रहा हूं, बताओ कौन सी लेक है ये कौन सी लेक है? पेंगोंग सो। पेंगोंग सो जो लेक है, ये भी इशू है। इसका भी मैं बता देता हूं, दो डिवीजन मानो। ठीक है, वेस्ट वाला इंडिया के पास है। ठीक है, इनका जो लड़ाई होती है इस पेंगोंग सो जो लेक है, वेस्ट वाला इंडिया के पास और ईस्ट वाला चाइना के पास। ठीक है, तो एक ये भी एक इशू है पेंगोंग सो, आपको दिमाग में रखना है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर की बात करूं, ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया आपका सिक्किम। ठीक है, और ये हो गया आपका भूटान। सुनो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये मान लो ये हो गया आपका भूटान, सिक्किम के बाद ये भूटान। ठीक है, और फिर यहां से आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जो भी है। ठीक है, सो ये जो भूटान और सिक्किम ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक इशू का काफी इशू है यहाँ पे। बताओ इस रीजन को क्या बोलते हैं? जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, यस, डोकलाम। ये डोकलाम का यहाँ पे, और यहीं पे एक वैली है, कोई बताएगा कौन सी वैली है इंपॉर्टेंट वैली, जिसपे भी काफी ज्यादा इशू रहता है? एक वैली है, चुंबी वैली। ठीक है, सो चुंबी वैली, डोकलाम वाला रीजन। डोकलाम जो है ट्राई जंक्शन है, इधर भूटान, इधर इंडिया और इधर चाइना। क्लियर? ठीक है, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश यहां से शुरू हो रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए जगह है, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जिसपे काफी इशू है, इशू नहीं है, त्वांग वैली। सुना है त्वांग? ठीक है, त्वांग की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। सो वो जो है काफी ज्यादा ये माना जाता है कि इंपॉर्टेंस है, बिकॉज तिब्बत वाला एरिया पूरा बुद्धिज्म है। सो चाइना के लिए काफी सिग्निफिकेंस है, बट इंडिया में है त्वांग वैली। ठीक है, तो ये चाइना जो है वो त्वांग वैली को भी अपने क्लेम में रखता है। अब मजे की बात सुनो यहाँ पे, अगर तुम लोगों को यहाँ पे पता हो मैकमोहन लाइन, अगर इस सेक्टर की बात करूं तो एक लाइन है, जैसे यहाँ पे एलएसी है तो यहाँ पे मैकमोहन लाइन है, सबको पता होगा मैकमोहन। ठीक है, लाइन, चाइना इसको नहीं मानता, चाइना इसको मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, चाइना नहीं मानता। ठीक है, तो चाइना क्या मानता है? चाइना मानता है जॉनसन लाइन। ठीक है, वो लाइन उसकी तरफ ज्यादा है, मतलब नीचे की तरफ है। और चाइना जो ये मानता है कि ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, अब ध्यान से सुनना, ये वाला एरिया, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश, ये पार्ट क्या है, इसको क्या बोलता है वो, इसको क्या बोलता है? साउथ तिब्बत। ये बात समझ आ रही है? फ्यूचर में कभी भी फ्यूचर में इंडिया वर्सेस चाइना होगा तो उसका मेजर कारण हमेशा याद रखना यही होगा। कभी भी वॉर होगी ना, वॉर का मेजर कारण साउथ तिब्बत होगा।
इंडो चाइना। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश का पूरा पार्ट जो है वो इंडिया में मानता ही नहीं है, वो अपने अंदर मानता है। ये याद रखना बात, वो इसे साउथ तिब्बत क्लेम करता है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इशू है, अक्साई चीन से भी बड़ा, डोकलाम से भी बड़ा, गलवान वैली से भी बड़ा, वो है साउथ तिब्बत का इशू, तवांग वैली का इशू, अरुणाचल प्रदेश का इशू। ये बात समझ आई? ये बात सबको समझ आई? ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। अगर आपने इतने डायग्राम को प्रिपेयर कर लिया, मोर देन इनफ है, आपको इसमें ही नंबर मिल जाएंगे। आपने अगर बॉर्डर मैनेजमेंट में इतना सुंदर डायग्राम, मतलब बहुत इजी है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा सही कर लो, हल्का सा, कि ये आपका पीओके से निकल के जाती है, सीपीसी। चलो ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया है। सो ये पीओके एरिया है, ठीक है, और ये है डायग्राम। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे इशू क्या चल रहा है। सबको समझ आ गया डायग्राम? एक बार रिवाइज कर देता हूं। यहाँ पे आपको पता है एलओसी है, ठीक है, उसके बाद पीओके रीजन है, उसके अलावा काशगर से लेके ग्वादर ये एक रीजन है, सीपीसी, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके अलावा यहाँ पे अक्साई चीन 1963, ठीक है, उसके अलावा अक्साई चीन से जस्ट नीचे ये गेटवे है और इसका नाम है गलवान वैली। और अभी रिसेंट क्लैशेस भी यहीं पे हुए थे, अगर आपको याद हो तो, इंडिया वर्सेस चाइना 2020 के आसपास, गलवान वैली इशू। सो गलवान यहाँ पे है, आपको पता चल गया होगा। और फिर पेंगोंग सो, ये भी एक लेक है, और लेक में इशू क्या है, वेस्टर्न साइड इंडिया क्लेम करता है, ईस्टर्न साइड चाइना क्लेम करता है, हमें इतना ही याद रखना है। उसके अलावा मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता, चाइना मानता है जॉनसन लाइन को, ये याद रखना। सो मिडिल सेक्टर में इतना ज्यादा इशू नहीं है, वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में मेजर इश्यूज है, इंडिया वर्सेस चाइना, ये याद रखना बात। मिडिल सेक्टर पीसफुल है, बिकॉज नेपाल है यहाँ पे, नेपाल जो है वो सारे जो है प्रॉब्लम्स है नेपाल के साथ मिडिल सेक्टर में। बाकी मोस्टली ईस्टर्न सेक्टर में आपको पता है साउथ तिब्बत वाला इशू है, त्वांग वैली और डोकलाम इशू, वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। फाइन विद दिस, क्लियर? ये बॉर्डर सबको क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ू, इंडिया वर्सेस चाइना। ठीक है, मैं डायग्राम चेंज नहीं करूंगा, एज इट इज कि तुम्हें डायग्राम मिलेगा साइट में, इंडो चाइना। क्लियर? अब एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक तो टेरिटरी ऑक्यूपाइड, चाइना ऑक्यूपाइज 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वो हमें पता ही है। उसके बाद चाइना क्लेम्स 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। 2,000 स्क्वायर किलोमीटर इन मिडिल सेक्टर, सो मिडिल सेक्टर में बहुत कम है, हमने बात की, मिडिल सेक्टर सिग्निफिकेंटली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट 90,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग पूरा अरुणाचल प्रदेश, साउथ तिब्बत, ठीक है, ये इशू हमने डिस्कस कर लिया है। ये अक्साई चीन वाला है और ये आपका इशू है साउथ तिब्बत वाला। फिर मैकमोहन लाइन, ये इंडिया चाइना नहीं मानता मैकमोहन लाइन को, ये भी हमने बात कर लिया है। उसके बाद ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे है स्नो क्लेड माउंटेन, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर थोड़ा समझा जाए, ये तो है स्नो क्लेड माउंटेन्स, ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पे लेक्स है, आपको पता होगा चाइना के अंदर, तिब्बत वाले एरिया के अंदर काफी ज्यादा लेक्स है, तो लेक वाला इशू भी है, लेक्स भी है, स्नो क्लेड माउंटेन्स भी है, ठीक है, लेक्स वाला इशू भी हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपकी नोटोरियस रिवर्स भी है। सो यहाँ से आपको पता है कि सारी रिवर्स निकलती है, ठीक है, आपको ये एरिया भी पता है मानसरोवर वाला, इधर से ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और इधर से सतलुज रिवर जो है वो भी निकलती है, ठीक है। तो ये रिवर्स वाला भी इशू है, मतलब नॉट इशू बट हाँ, रिवर्स आपको दिमाग में रखनी है, नोटोरियस रिवर्स, लेक्स एंड स्नो क्लेड माउंटेन्स, ये ज्योग्राफी है इंडो चाइना के बीच में। रिवर डिस्प्यूट आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसका एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मुझे जहां तक याद आ रहा है नाम है ग्रैंड बैंड डैम, यही है क्या? एक बार अगर कोई मेरा नाम गलत हो तो बता देना मुझे। ग्रेट बैंड डैम किस पे बन रहा है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ठीक है, तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके अलावा तो जो है यांगसी रिवर पे उधर तो बन ही रहा है, बट मैं इधर ब्रह्मपुत्रा पे बता रहा हूँ, जो लोअर राइपेरियन स्टेट है इंडिया, जिसके लिए एक इशू हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी का इशू है, ग्रेट बैंड डैम जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। उसके अलावा रिवर डिस्प्यूट्स तो है ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो आपको पता ही है, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो डैम प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे विलेजेस हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे पेट्रोलिंग हो, या जो भी है, मोटर व्हीकल से, ये सब इश्यूज तो है ही यहाँ पे, ये याद रखना, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साइनो अनडिमार्केटेड है, लगभग 4,000 किलोमीटर के आसपास, ये अनडिमार्केटेड है। अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूट रिप्रेजेंट द मोस्ट इंट्रैक्टेबल बॉर्डर इशू विद पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, ये याद रखना बात। क्लियर है? ये है आपका बेसिकली चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। उसके अलावा मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं, एक दो पॉइंट्स जो आप लिख सकते हो, कि चाइना से जो डंपिंग ऑफ गुड्स है, आपको पता होगा, जो सस्ते खिलौने हैं और है, ठीक है, ये भी बॉर्डर एरिया से इंडिया में आते हैं, तो डंपिंग करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो नेपाल के थ्रू, भूटान के थ्रू, वो भी एक इशू है। उसके अलावा चाइना का इन्फ्लुएंस भूटान नेपाल के ऊपर, तो वहां पे भी, इन कंट्रीज के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है,
तो कहीं ना कहीं इनको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो एक तो नेपाल भूटान के ऊपर इन्फ्लुएंस, उसके अलावा डंपिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, और बेसिकली पाकिस्तान वाला तो इशू आपको बता ही दिया है, ग्वादर और काशगर वाला, और उसको है, और थ्रेट एज ए स्टेट एक्टर कह सकते हैं। बट ये डायरेक्ट स्टेट एक्टर का थ्रेट कभी भी नहीं बोला जा सकता चाइना को, थोड़ा हम भी बचते हैं, और अब तो बिल्कुल बचना है हमें, ठीक है। फंडिंग टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये तो है ही, ठीक है, वो हमने वहां पे डिस्कस कर लिया कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में चाइना, बिकॉज चाइना की वो जो है आइडियोलॉजी माओइज्म जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और इंफ्रा डेवलपमेंट जो भी न्यूज में आए साल भर में, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर एरिया में आए, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि यूपीएससी का ट्रेंड है, ठीक है। जब पीवाईक्यूज करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा एक ट्रेंड, इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड के बारे में। क्लियर, फाइन विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश बॉर्डर चैलेंजेस। बांग्लादेश, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को कोई डाउट? इंडिया बांग्लादेश, तो एक मैप हो जाए इंडिया बांग्लादेश का भी। चलो भाई ध्यान से सुनो, इंडिया बांग्लादेश में क्या इशू है। ज्यादा कोई डिफिकल्ट मैप तो है नहीं, ठीक है। अब ये मैप बनेगा कैसे, ठीक है, हाँ, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो, तो ये वाला एरिया है बांग्लादेश। क्लियर, ठीक है। अब इसकी अगर पहले ज्योग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली इंडिया बांग्लादेश की जो ज्योग्राफी है वो है मार्शी लैंड, ठीक है, मार्शी लैंड ही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। मार्शी एंड फॉरेस्ट, सुंदरबन है, आपको पता है सुंदरबन वाला जो एरिया है वो वाला एरिया, तो इसके मार्शी एंड फॉरेस्ट लैंड जो है, ये बॉर्डर एरिया में फॉरेस्ट है या फिर मार्शी लैंड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, अगर एनक्लेव्स के इश्यूज आएंगे हम इसी मार्शी लैंड के कारण, सो मार्शी एंड फॉरेस्ट लैंड, इसमें एनक्लेव के इश्यूज आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली ये ज्योग्राफी है बेसिक, ठीक है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ठीक है। इश्यूज क्या है, ठीक है, डायरेक्ट अगर मैं इशू की बात करूं तो एक तो पोरस बाउंड्री, पोरस बाउंड्री देखो आप सब जगह लिख सकते हो, इंडिया की, इंडिया की सबके साथ पोरस बाउंड्री है, तो ये फिक्स पॉइंट है, आप सब जगह लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा। सो एक तो पोरस बाउंड्री, ठीक है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन इशू है। आइडेंटिफिकेशन इशू क्या है, अब बांग्लादेशी भी इंडिया जैसे ही दिखते हैं, बात समझ आ रही है। सबसे बड़ी इशू क्या है कि बांग्लादेश, चाइना वाले क्या है, दूर से पता चल जाता है कि ये चाइनीज है, बात समझ आ रहा है, चाइना का माल दूर से पता चल जाता है, ये बात समझ आ रही है। बट बांग्लादेश का नहीं समझ आता, बंगाली भी होते हैं ठीक है, बट वो सेम ही है, मतलब कोलकाता के बंगाली और बांग्लादेश के बंगाली सेम ही है, मतलब शक्ल में, मतलब उनके जो पूरा जो एथनिसिटी है, कह सकते हैं कि जो शक्ल है, रूप है, वो लगभग इंडिया जैसा ही है। तो इनफिल्ट्रेशन के अंदर ये सबसे बड़ा इशू है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम, बात समझ आ रही है। चाइना वाले बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं कि यार छोटी आंखें हैं या और जो भी इशू है, तो हम फिर भी कह देते हैं कि हाँ यार ये चाइना का हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा वहां भी डिफिकल्ट है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के साथ काफी ज्यादा सिमिलर है, बट फिर भी पकड़ा जा सकता है। बट यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन इशू है जिसके कारण इनफिल्ट्रेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बांग्लादेश के अंदर। अगर इंडिया बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ा अगर कोई इशू बात करें तो वो है इलीगल माइग्रेशन, यहां से इलीगल माइग्रेशन सबसे ज्यादा है, बात समझ आ रही है, ये क्लियर है। चाहे तुम वेस्ट बंगाल में देख लो, चाहे तुम असम में देख लो, चाहे तुम अरुणाचल में देख लो, कहीं भी देख लो, नॉर्थ ईस्ट के अंदर देख लो इन जनरल, और वेस्ट बंगाल में देख लो, आपको सब जगह बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन मिलेगा, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स मिलेंगे। क्लियर है, ये बात याद आई। क्यों है इसका कारण, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन सिमिलर जो है वो फिजियोग्राफी है कहीं ना कहीं, तो ये याद रखना बात, पोरस बाउंड्री एंड आइडेंटिफिकेशन इशू। उसके अलावा इलीगल माइग्रेशन, तो इसी से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन इशू के कारण इलीगल माइग्रेशन है, जिसमें चकमा क्लाइमेट रिफ्यूजी, चकमा आपको पता होगा, बांग्लादेश में आपको इतना पता होगा कि बांग्लादेश में जो है वो काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है। तो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट के कारण जो है वो वहां पे जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है और वो सब है वो काफी डाउन हो गई है, जिसके कारण वो लोग, उनके लाइवलीहुड को जो है काफी ज्यादा इंपैक्ट है, जिसके कारण वो क्लाइमेट रिफ्यूजी बन रहे हैं। इसलिए तुम देखो बांग्लादेश के लोग बहुत ज्यादा आपको इलीगल माइग्रेशन दिखेगा, एक क्योंकि कारण है वहां पे क्लाइमेट रिफ्यूजी, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट, अगर मैं इधर इन कंट्रीज में बात करूं तो उसमें बांग्लादेश का नंबर सबसे ज्यादा होगा। सो क्लाइमेट रिफ्यूजी का इशू है चकमा। उसके अलावा स्मगलिंग रूट्स, तो आपको पता ही है कैटल की स्मगलिंग होती है, ठीक है, ये हरियाणा पंजाब और इधर वाले एरिया से जो है स्मगलिंग होती है केटल्स की, ठीक है, बांग्लादेश में। और उसके अलावा आर्म्स की स्मगलिंग हो रही है, सॉल्ट, मतलब जो भी बेसिक ग्रोसरी है, सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। तुम्हें सॉल्ट देखो वहां पे है ही नहीं, सॉल्ट नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट वाला एरिया है। अगर सर क्रीक वाला होता तो फिर भी गांधी जी जैसे नमक बनाया वैसे नमक बना लेते, तो नमक है नहीं, हिमालयन नमक पिंक सॉल्ट खाते हैं, तो हिमालयन नमक तो ऊपर है, हिमालय इनके यहाँ तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं नमक, चीनी, ठीक है, नार्को, उसके अलावा किडनैपिंग वाले इशू जो है काफी ज्यादा, ये सबसे बड़ा स्मगलिंग वाला इशू है। उसके अलावा एनक्लेव के इशू, तो एनक्लेव्स आपको पता होंगे बिकॉज यहाँ पे फॉरेस्ट है और इससे एनक्लेव्स है, छोटे छोटे एनक्लेव्स आइलैंड से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये एनक्लेव का इशू सबसे ज्यादा है। तो अभी रिसेंटली भी जो है 2015
1516 की बात है। 119th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था, तुम इसको GS2 में भी पढ़ोगे। 119th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने जो है उनको 50 मतलब लगभग उनसे 111 111 और 55 जो है वो लगभग जो है वो एनक्लेव्स जो है वो एक्सचेंज किए थे। ठीक है, 119 नहीं, सॉरी 100 है, सही कह रहे हो आप, यहाँ पे इश्यू हो सकता है, तो अमेंडमेंट एक्ट ही नहीं हुए। ठीक है, बिल हो सकता है, ये 116 19th बिल हो सकता है। ठीक है, बिल हुआ होगा, एक्ट 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये याद रखना। उसके अलावा टेररिज्म एंड सेफ हार्बर, ये भी एक इशू है। चित्तगोंग हिल्स, सो सेफ हार्बर माना जाता है चित्तगोंग हिल्स। चित्तगोंग हिल्स आपको पता ही है। ठीक है, चित्तगोंग हिल्स बांग्लादेश में है और वो एक सेफ हार्बर माना जाता है। तो यहां से भी काफी ज्यादा टेररिज्म, सेफ हार्बर और वो भी है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब इशू है। तो मेजर इश्यूज जो है वो आपके यही है। एक तो पोरस बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन इशू, इलीगल माइग्रेशन सबसे बड़ा अगर है कभी भी। अब आगे मेरे को जो फ्यूचर में क्वेश्चन लग रहा है ना इस पॉइंट से, ये इलीगल माइग्रेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो इस करंट अफेयर को थोड़ा सा दिमाग में रखते रहो, बाद में जो है जब भी मेंस करीब हो तो उस टाइम इलीगल माइग्रेशन वाला जो इशू है ये एज अ करंट अफेयर इसमें प्रिपेयर करने वाली बात है। बिकॉज बांग्लादेश से डायरेक्ट इलीगल माइग्रेशन वाला जो इशू है वो अब होम मिनिस्ट्री भी जो है उसके लिए काफी ज्यादा सर्कुलर निकाल रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बन रही है असम के अंदर। ठीक है, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये दिमाग में रखना, कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर चैलेंज में सबसे इंपॉर्टेंट है इलीगल माइग्रेशन। क्लियर है ये बात? तो इससे रिलेटेड जो भी आप न्यूज पढ़ो तो आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख सकते हो। फाइन विद दिस? क्लियर? इतना सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और तुम्हें लिखने का ज्यादा स्कोप भी नहीं है, प्लीज तुम इतना भी लिख दो ना तो बहुत बड़ा है, मोर देन इनफ है। अगर तुम इतना ही लिख दो तो समझ लो कि तुमने जीत लिए। ठीक है, क्योंकि इतना स्कोप नहीं है, क्योंकि आपको पूरा पूरा बॉर्डर इश्यूज सारे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडो नेपाल एंड म्यांमार। ठीक है, तो इसके लिए मैं डायग्राम यहाँ पे एक ले लेता हूं। तो पहले इंडो नेपाल को बता देता हूं, फिर आपको इंडो म्यांमार बताऊंगा। इंडो नेपाल कर लेते हैं, इसको समझो। इंडो नेपाल का क्या इशू है? ठीक है, डायग्राम समझो सबसे पहले। ये हो गया आपका, ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके अलावा ये बनेगा आपका सिक्किम, उसके बाद ये बनेगा भूटान। ठीक है, ये तो हो गया भूटान। ठीक है, भूटान तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं है हमारे भूटान के साथ। बेसिकली नेपाल में काफी ज्यादा है, इसको समझ लो, इसको ध्यान से समझना इशू को। इंपॉर्टेंट एरिया है ये वाला, जहां पे सबसे ज्यादा इश्यूज है। आप लोगों ने अभी न्यूज़पेपर में भी सुना हुआ है, ये वाला एरिया न्यूज में था। ठीक है, और ये है आपका नेपाल, नेपाल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया भूटान। ठीक है, तो ये हो गया नेपाल। ठीक है, यहाँ पे हो गया अपना स्टेट उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे हो गया उत्तर प्रदेश यूपी, यहाँ पे हो गया लगभग बिहार। ठीक है, ये याद रखना, 3 स्टेट के साथ है, क्योंकि हमें नाम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको ये एरिया पता हो तो ट्रेडिशनल हमारा कैलाश मानसरोवर का एरिया। ठीक है, ये रूट है इंडिया का कैलाश मानसरोवर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैलाश मानसरोवर। सरोवर। ठीक है, कैलाश मानसरोवर वाला रूट है। यहाँ पे 3 ही नाम आपको याद रखने हैं, सिर्फ 3 नाम जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। आपको अगर पता होगा वो 3 नाम कौन से हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये ट्राइंगल, इसी को जूम करके यहाँ पे इस ट्राइंगल को बना रहा हूँ। जो हमें याद रखने हैं 3 नाम सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो है काला पानी। ठीक है, एक है लिपू लेक, लिपू लेक बोल दो। ठीक है, और एक है लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा। ये 3 नाम याद रखने हैं, अभी रिसेंट भी आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आए थे तीनों नाम, लिम्पिया धुरा, लिपू लेक एंड काला पानी। ये 3 मेजर जो है टेरिटोरियल क्लेम्स है। यहाँ पे इशू है इंडिया और नेपाल के बीच में। एक यहाँ पे एक हमारी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी थी आपकी, अगर आपने सुना हो, ट्रीटी ऑफ शिंगुल। क्या थी? मॉडर्न हिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी है तो, शिंगुल थी या ऐसा ही कोई नाम था, ट्रीटी ऑफ,
हाँ शागोली, ये हो सकता है, शिंगोली तो नहीं, शागोली। ठीक है, ट्रीटी ऑफ शागोली जो है ये ट्रीटी, हमें बस थोड़ा सा एक नाम, एक वर्ड जो है वो याद रखना है। ट्रीटी ऑफ शागोली कुछ भी नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है इसमें। ठीक है, ये 1816 की ट्रीटी है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रीटी ऑफ, ठीक है, ठीक है, सुगौली, AULI। ठीक है, ये है 1816 की। इंडो, नॉट इंडो नहीं, कौन सा वॉर हुआ था? एंग्लो, एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था। ठीक है, इसमें हारा कौन था? नेपालीज हारे थे, एंग्लो जीते थे, इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश जीते थे। ठीक है, सो इनको जो है वो टेरिटरी दी गई थी, बात समझ आ रही है? ये सारी जो टेरिटरीज है ये सब ब्रिटिश इंडिया के पास आई थी, लेकिन बाद में ये लोग क्लेम करने लगे कि तुमने ब्रिटिश इंडिया को दी थी, इंडिया को थोड़ी दी थी, ब्रिटिशर्स की थी। तो वो कहीं ना कहीं वहीं से ये जो ट्रीटी ऑफ शुगौली है, ये शुगौली जो भी है इसका नाम, ठीक है, ये कई बार न्यूज़पेपर में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो कुछ भी नहीं है, इतना याद रखना, ट्रीटी ऑफ शुगौली तब हुई जब एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ, जिसमें नेपालीज हार गए और ब्रिटिश इंग्लिश को जो कुछ टेरिटरीज जो है वो मिली थी, और वो टेरिटरीज जो है आज भी डिस्प्यूटेड है। ये लोग कई बार क्लेम करते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये तो ब्रिटिश इंडिया की नहीं है। ठीक है, एक तो इशू ये है इनका। दूसरा इशू जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो है ज्योग्राफिकल या फिर नेचर के हाथ में है। आज समझ आ रहे हैं हो क्या रहा है? सबसे बड़ा इशू है कि रिवर के कोर्सेज बड़े चेंज हो रहे हैं, रिवर के कोर्स चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, इस एरिया में रिवर कोर्सेज बहुत चेंज होते हैं। और रिवर कोर्सेज चेंज होने के कारण, मान लो पहले वो टेरिटरी नेपाल की थी, लेकिन वो आज टेरिटरी बन गई इंडिया की। बात समझ आ रही है? ड्यू टू द चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर, रिवर के कोर्सेज का चेंज होना एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया नेपाल के इशू में। और इसमें ना मैं बता रहा हूं, रिवर भी है ना ऐसा कोर्स चेंज करती है कि फायदा इंडिया को ही होता है, जो टेरिटरी इंडिया की होती ही नहीं है फिर भी इंडिया को मिल जाती है। बात समझ आ रही है? ट्रीटी ऑफ शगोली के अंदर मान लो वो टेरिटरी एग्जैक्टली लिखी हुई है कि ये टेरिटरी जो है वो नेपाल की है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है रिवर चेंज कर लेती है कोर्स, और चेंज कोर्स करके वो इंडिया के बिहार की झोली में आके वो टेरिटरी पड़ जाती है। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? तो बेचारे नेपाल वाले कहते हैं कि यार ये रिवर कोर्स, इंडिया क्या कहता है, हमने थोड़ी कुछ किया है, अब रिवर ने कोर्स चेंज कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं। तो इंडिया बड़ा शांत सा रहता है, चुपचाप धीरे से वो टेरिटरी अपने पास रख लेता है, कुछ भी नहीं, चुपचाप उसमें बैठा रहता है, फिर कहता है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, वो ठीक है मानते हैं शगोली में था, लेकिन वो तो रिवर कोर्स चेंज हो गया था, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो बड़ा इंडिया ना बड़ा शांत सा रहता है इस मामले में। ठीक है, और इसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है शास्ता। शास्ता सुना है? शुस्ता, सॉरी नॉट शास्ता, माउंट शास्ता याद आ गया मुझे, तो वो वोल्केनो, शुस्ता, सुस्ता रिवर है, ये नेपाल में बहती थी, सुस्ता रिवर, ठीक है, आज बिहार में बह रही है। बात समझ आ रही है? तो वो कह रहे हैं हमारी सुस्ता हमें वापस दो, तो इंडिया कहता है वो सुस्ता गई है और वो इंडिया में रहेगी, अब उसका जाने का मन नहीं है नेपाल में। बात समझ आ रही है? तो ये एक बड़ा इशू है सुस्ता, ये रिवर सुस्ता जो है, ये याद रखना, रिवर चेंज कोर्स के कारण जो एग्जांपल है वो है रिवर सुस्ता। याद भी हो जाएगी, ऐसे थोड़ा फनी वे में तरीके से याद कर ले तो याद भी रहती है, नहीं तो ऐसे याद भी नहीं रहती। ठीक है, तो एग्जाम्पल है सुस्ता। ठीक है, तो ये दो मेजर कारण है, एक तो ये ट्रीटी ऑफ शुगोली आपको आंसर में लिखनी है, कोशिश करना इसको आंसर में लेके आने की। उसके अलावा ये ज्योग्राफिकल जो चेंज ऑफ रिवर कोर्सेज है, इसके कारण जो टेरिटरीज जो है उसमें काफी ज्यादा टेरिटोरियल क्लेम्स और टेरिटोरियल इशू जो है वो देखने को मिलता है। एक इशू और है, एक इशू है कि इंडिया जो थोड़ा सा नहीं यहाँ पे बिग ब्रदर बुली की तरह जो है वो काम करता तो है। ठीक है, चाहे मैं इंडिया से हूँ, आप लोग इंडिया से हैं, इंडिया में ये क्लास चल रही है, बट जो सच बात है वो तो यही है। जैसे हमने एक रोड बनाई थी यहाँ पे, ठीक है, धारचूला टू लिपू लेक, एक रिवर, एक रोड बनाई थी यहाँ पे, कैलाश मानसरोवर थोड़ा इजी हो जाए, तो यहाँ पे एक रिवर रोड थी, मैं यहाँ की रोड को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये रोड थी ऐसे मान लो, ठीक है, टेरिटोरीज जो ये क्लेम हो रहा है वहीं पे ये रिवर जा रही थी, ऐसे समझो, ये सॉरी रोड, ठीक है, तो इस रोड को मैं यहाँ पे इसको जूम करके बताता हूँ। सो फ्रॉम ये आपका लिपुले, लिपुले जो ये पास है ना, ये पास है, यहां से लिपुले पास से धारचूला, धारचूला आपका है यूके उत्तराखंड में, ठीक है, यहां तक हमने रोड बना दी, ठीक है, और वो रोड जो है वो नेपाल से होकर जा रही है, मतलब ये टेरिटोरियल क्लेम जो है लिपुले पास तो वैसे ही कर रहा है, तो यहां से हमने एक रोड बना दी। हमने जैसे ही रोड बनाई तो चाइना ने नेपाल को कहा कि ऐसे कैसे यहाँ पे रोड बना दी, बिकॉज चाइना को भी यहाँ पे खतरा है, तो इसने नेपाल को भड़काया। और तुम्हें पता है इंडिया नेपाल के बीच में खुले बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, आपको पता होगा ये बात, ठीक है, बोला जाता है रोटी बेटी का रिश्ता, ये तुम आईआर में पढ़ोगे, रोटी बेटी का रिश्ता, ये है इंडिया और नेपाल के बीच में। और तुम्हें पता है इनकी फ्रेंडशिप ट्रीटी है, एक्सेप्शनल फ्रेंडशिप ट्रीटी है, पीस ट्रीटी है, तो ये ओपन बॉर्डर है,
आप कोई भी इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। सो इंडिया नेपाल का ओपन बॉर्डर है, वीजा फ्री मूवमेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रोड बना दी, तो चाइना को आया गुस्सा, तो चाइना ने क्या किया, नेपाल को कहा कि तू यहाँ पे फोर्सेस लगा। बावजूद इसके कि यहाँ पे ओपन बॉर्डर है, कभी फोर्सेस लगी ही नहीं। 2022 के अंदर पहली बार 2022 में नेपाल ने यहाँ पे फोर्सेस लगाई, फोर्स डिप्लॉय की, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस। ये बात समझ आ रही है? तो ये एक मेजर इशू है इंडिया नेपाल के बीच में। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। एक बार हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे, बट बॉर्डर से रिलेटेड जो डायग्राम है और जो इशू है वो आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है ये, कोई डाउट? और अभी जो करंट में चल रहा है, यहाँ पे करंट अफेयर है, करंट अफेयर में है नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी फेलियर, जिसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ है, इससे इंडिया को इशू क्या है, समझो इस बात को। अभी अगर रिसेंटली, अगर आज का न्यूज़पेपर की बात करूं, तो आर्मी को डिप्लॉय किया है यहाँ पे। पहले यहाँ पे आर्मी नहीं होती थी। हम बात करेंगे यहाँ पे कौन डिप्लॉय है, समस्त्र, वो क्या बोलते हैं, समस्त्र मेरे को वर्ड है ना थोड़ा सा ऐसे, मेरे टंग ट्विस्टर है, कोई बोलो, समस्त्र, सहस्त्र सीमा बल। सीमा बल, हाँ, समस्त्र सीमा बल जो है वो है, सहस्त्र सीमा अब जो बल। है यहाँ पे आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। क्लियर? सो काफी ज्यादा इशू बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा एक लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेशन यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज भुखमरी है वहां पे नेपाल में। अब भुखमरी होने वाली है, इशू है, और भुखमरी जब वहां पे होगी तो वो लोग छोड़ छोड़ के इंडिया में घुसेंगे। तो एक इलीगल माइग्रेशन का जो है इशू आगे आने वाला है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको फॉलो अप करना है पूरे साल भर। ठीक है, इस टाइप की कभी भी न्यूज आए तो प्लीज उसको यहाँ पे लिख सकते हो। फाइन विद दिस? क्लियर? नेपाल क्लियर? अब एक बार नेपाल रीड कर देता हूं। ओपन बॉर्डर पॉलिसी एनेबल्स फ्री मूवमेंट। ठीक है, और इस फ्री मूवमेंट के कारण कई बार सिख और कश्मीरी जो एक्सट्रीमिस्ट है वो यहीं से स्नीक करते हैं। एक इशू और है, स्नीकिंग पॉइंट है ये नेपाल। सिख और ऐसे तो आ नहीं सकते यहां से, इस साइड से, तो इस साइड से नेपाल से जो सिख और जो कश्मीरी एक्सट्रीमिस्ट है वो स्नीक करते हैं थ्रू नेपाल बॉर्डर। एक इशू है, क्योंकि ओपन बॉर्डर है तो ओपन बॉर्डर से ये लोग स्नीक कर जाते हैं इसमें। उसके बाद 6 मिलियन नेपाली सिटीजन जो है वो इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो ये मधेसी तो मत लिखो, ये अलग है, एंड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 6 मिलियन नेपाली सिटीजन इंडिया में रहते हैं। उसके अलावा वहां पे मधेसी इशू है। मधेसी क्या है? मधेसी लोग हैं तराई रीजन के। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन अराउंड 60% है नेपाल के अंदर, लेकिन इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। और ये लोग जो है अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं इंडिया के साथ ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज, इनका पहनावा सब लगभग इंडिया का जो बिहार का कल्चर है उससे काफी सिमिलर है मधेसी का। तो ये मधेसी जो है वहां पे आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं नेपाल के अंदर। मधेसी इशू बहुत बड़ा इशू है। वो 60% इनकी पॉपुलेशन है, बट डिस्पाइट ऑफ द मेजोरिटी, डिस्पाइट ऑफ द लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन, दे फील एलियनेटेड, बिकॉज गवर्नमेंट्स में या गवर्नमेंट में इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। एक मधेसी इशू काफी ज्यादा जो है नेपाल का इशू है। उसके अलावा शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज मैंने बता दिया, सुस्ता इशू। उसके बाद चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, तो मैंने बताया चाइना ने कैसे फोर्स डिप्लॉयमेंट करवाया नेपाल से ड्यूरिंग धारचूला टू लिपुलेख, जब हम रोड बना रहे थे। क्लियर? और उसके अलावा टेरिटोरियल इश्यूज तो हमने वो ट्रायंगल में डिस्कस किए ही है। बस आपको इतना ही क्लियर याद है। वो एनेक्स कर लेते हैं अपने, तो कर लेंगे, वो चाइना खड़ा है वहां पे। उतनी पहले तुम मिलिट्री बनाओ, इतना स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद एनेक्स कर लेना जो करना है। बात समझ आ रही है? रशिया जैसे बनो, जब यूक्रेन जैसे को एनेक्स कर लोगे। बात समझ आ रही है? बात समझ आई? तो वो वैसा बनना पड़ेगा अगर एनेक्सेशन करना है तो आपको। क्लियर? अब आ जाओ म्यांमार। म्यांमार बहुत सिंपल बॉर्डर है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं। ये है म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार हो गया, ये तो बांग्लादेश हो गया, ये है पूरा म्यांमार। ठीक है, ये दिमाग में रखो। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे को एक बार यहाँ की हिमालयाज की माउंटेन रेंज बताओ, अगर पढ़ी हो तो। कौन कौन सी है? सबसे पहले असम की होगी पटकाई बुम। ठीक है, फिर नागालैंड में नागा हिल्स। ठीक है, उसके अलावा मणिपुर हिल्स। ठीक है, फिर इधर मिजोरम में होगी मिशो हिल्स। ठीक है, लुशाई हिल्स या मिजोरम की मिजो हिल्स या लुशाई हिल्स। ठीक है, ब्लू माउंटेन जिसपे है, तो ये हिमालयाज है। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो। तो ये हो गया तुम्हारा पटकाई बुम, पटकाई बुम। ये बनाओगे तो तुम्हारे आंसर अपने आप अच्छे लगेंगे। तुम अगर ऐसे ड्रॉ ही नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अराकन यूमा तो इधर है यार, इधर कहाँ है अराकन यूमा? नीचे है, वो तो म्यांमार में है। म्यांमार की माउंटेन रेंज है अराकन यूमा। ठीक है, मेन हमारे लिए मैं इंडिया की बता रहा हूँ। यहाँ पे एक तो पटकाई बुम, नागा, मणिपुर हिल्स, और यहाँ पे मिजो हिल्स।
ठीक है, तो ये हिमालय का एक्सटेंशन है, तुम्हें पता ही है। उसके अलावा हिमालय का एक्सटेंशन आगे अंडमान निकोबार तक है, तो अंडमान निकोबार भी कहीं ना कहीं हिमालय ही है, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, वो पानी में सबमर्ज हो गया तो आइलैंड बन गया। ठीक है, वो है तो वही हिमालय। बट ये समझो पटकाई बुम, नागा, मणिपुर हिल्स, ये हमारे लिए, अरे बहुत है यार, इतना मैं ज्योग्राफी नहीं जा रहा। वो बरेल बरेल वो अंदर की साइड है। अभी बॉर्डर पूछ रहे हैं, बॉर्डर बॉर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंदर होगी बरेल तो यहाँ पे है, वो हमारे काम की नहीं है, हमारे लिए ये काम के हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे काम का है वो है फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, आपको पता होगा, जंगल, हिमालयज है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, मैं तुम्हें ज्योग्राफी बता रहा हूँ यार, सिर्फ बॉर्डर पे क्या ज्योग्राफी है, ताकि तुम्हें थोड़ी कंडीशन को अच्छे से समझ पाओ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद यहाँ पे तो तुम लोगों को पता ही है क्या है, गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, म्यांमार और थाईलैंड और लाओस, ये वाला रीजन जो है, तो यहाँ पे लाओस लिख लो, यहाँ तो वैसे थाईलैंड होगा। ठीक है, कई बार वियतनाम भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें मेन थाईलैंड, लाओस एंड इधर म्यांमार। ठीक है, वियतनाम लिखो, वियतनाम कुछ भी लिख लो, तीन कोई भी कंट्री लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये गोल्डन ट्राइंगल है, ये आपको इशू पता ही है, यहाँ पे क्या है, नार्को। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया और म्यांमार के बीच में है फ्री मूवमेंट रिजीम, FMR। ठीक है, ये है 16 किलोमीटर की, 16 किलोमीटर थी, मतलब अब नहीं है, अब स्क्रैप्ड हो गई है, स्क्रैप कर दी इसको। ठीक है, अब स्क्रैप्ड है आज की डेट में, बट FMR थी, फ्री मूवमेंट रिजीम, 16 किलोमीटर की। और क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल एरियाज थे, ये तुम्हें पता है। देखो, इस पॉपुलेशन को समझना और यहाँ के लोग को समझना, एथनिक ट्राइबल ट्राइब्स है यहाँ पे। सो उन लोगों को, उनके लाइवलीहुड काफी अफेक्ट हो रहा था, इसलिए दोनों कंट्रीज में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हम एक फ्री मूवमेंट रिजीम जो है उसको ओपन रखें। तो फिर फ्री मूवमेंट मतलब 16 किलोमीटर के इधर से इधर आ सकते हैं बॉर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इंडिया के इधर से 16 किलोमीटर, इधर 16, मतलब 16 किलोमीटर का फ्री मूवमेंट रिजीम जो है इनके बीच में, टोटल 16 किलोमीटर ऐसे समझ लो, 8 इधर 8 इधर ऐसे समझ लो, 16 किलोमीटर का फ्री मूवमेंट रिजीम जो है इनके बीच में साइन था। ठीक है, इसमें मतलब वो लोग इधर से सुबह इधर जाके शाम को इधर आ गए, शाम को इधर जाके सुबह इधर आ गए, मतलब जो भी है, तो वो एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अब जो है स्क्रैप कर दी, बिकॉज यहाँ से काफी ज्यादा इलीगल माइग्रेशन जो है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो है। उसके अलावा तुम्हें पता है म्यांमार में जो इशू है, कौन सा इशू है, कौन सा परसिक्यूशन, माइनॉरिटी कौन सी है यहाँ पे, रोहिंग्या। तो रोहिंग्या वाला इशू भी यहां से, तो रोहिंग्या जो है वो इन्फिल्ट्रेशन है इंडिया की तरफ, ये भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। और ये हो रहा था इसीलिए तो फ्री मूवमेंट रिजीम जो है हमने बंद की, ये याद रखना। तो देखो, ये डायग्राम अगर तुम अपने पेपर में इतना ऐसे ही बनाते हो जैसे मैंने बनाया है, तो तुम बताओ यार, कुछ लिखने की जरूरत है क्या, थोड़ा सा लिख दो, हल्का फुल्का, अच्छा समझ रही है, थोड़ा बहुत लिख दो। उसके अलावा इतने सुंदर सुंदर अगर डायग्राम निकाल दिए तो तुम्हें नंबर 2 एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी में अगर ये डायग्राम ऐसे बना दिए तुम्हें नंबर मिलेंगे 100%। पर यहाँ पे डायग्राम मस्ट है, बच्चे बनाते नहीं है मुझे पता है, बट तुम लोग बनाओ, प्लीज बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, तो तुम्हें नंबर मिलेंगे। क्लियर है? अब थोड़ा म्यांमार के इशू देख लेते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल ऑलरेडी डिस्कस्ड, फ्री मूवमेंट रिजीम 16 किलोमीटर ऑलरेडी डिस्कस, ट्राइबल इंसर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, वो भी एक इशू है बॉर्डर एरिया पे। 2015 में सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुए थे यहाँ पे मिलिटेंट्स के खिलाफ। उसके बाद स्मगलिंग है, प्रीशियस स्टोन, चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड आर्म्स म्यांमार के थ्रू इंडिया में आ रहे हैं, और हम लोग यहाँ से जो है स्मगलिंग हो रही है, रेड सेंडर्स एंड ग्रोसरी। तो रेड सेंडर्स साउथ में है, तमिलनाडु, नॉट तमिलनाडु, क्या आंध्र प्रदेश, और ये वाला जो एरिया है तेलंगाना वाला रीजन है, और थोड़ा तमिलनाडु वाला पार्ट, यहाँ पे रेड सेंडर्स होती है इंडिया में। रेड सेंडर, लाल चंदन, पुष्पा मूवी वाला, वो लाल चंदन यहाँ से जो है म्यांमार की तरफ से जाके फिर जापान जाता है। तो एक नीचे से भी रूट है, एक ऊपर से भी रूट है, दोनों रूट है। तो एक रेड सेंडर्स का भी जो है यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, साथ साथ ग्रोसरी। तो ग्रोसरी तो मैंने चीनी, नमक और ये सब, तो यहाँ तो मतलब जो भी है ग्रोसरी आइटम भी थोड़ा बहुत वो सब भी स्मगलिंग हो रही है। उसके अलावा प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटी, रोहिंग्यास। उसके अलावा यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जुंता, म्यांमार में भी स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में भी अभी इन दोनों स्टेट में, नेपाल और म्यांमार दोनों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल वॉर वाला इशू जो है वो चल रहा है। तो हमारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी फ्यूचर में क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनने के चांसेस ज्यादा है, याद रखना। फाइन विद दिस, भूटान का एक ही याद रखना है, भूटान में कुछ नहीं है, पीसफुल बाउंड्री है विद सिंगल एंट्री पॉइंट, जियांगोंग, पुशोनथोली जो भी है,
रिसेंट डोकलाम चुंगी वैली स्टैंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो बहुत ज्यादा इशू नहीं है भूटान के साथ, तो मैं उसको इतना डिस्कस नहीं कर रहा। एक डोकलाम का है हल्का फुल्का ट्रांजेक्शन, उसके अलावा पीसफुल रिलेशन है इंडिया भूटान बॉर्डर पे, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज्यादा पीसफुल के चक्कर में ही इनफिल्ट्रेशन थोड़े ज्यादा है। मतलब इनफिल्ट्रेशन का मतलब लोग ओपन बॉर्डर का यूज करके जो मिलिटेंट्स है, एक्सट्रीमिस्ट है, ये स्नीक कर लेते हैं इन एरियाज। ठीक है, सो भूटान भी हमारे लिए इतना इशू नहीं है। म्यांमार, नेपाल, उसके अलावा आपका बांग्लादेश हमने डिस्कस कर ही लिया है। फिर देखो चाइना, चाइना को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और फिर उसके अलावा इंडो पाकिस्तान को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये है सारा इंडिया का लैंड बॉर्डर का जो 15,000 किलोमीटर है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कल हम बात करेंगे इस 15,000 किलोमीटर में कैसे इसको जो है हम कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम मैरीटाइम सिक्योरिटी, थोड़ी सी मतलब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। साथ ही साथ उसके एयर स्पेस वाला भी हम देख लेंगे। तीनों बॉर्डर मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज एंड फोर्सेस।